बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनौरी। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से रिपोर्टर्स कॉर्नर का ये चौथा प्रोग्राम है और हमारी कोशिश है कि हम लोग नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से इस प्रोग्राम का ये सिलसिला जो है इसको जारी रखें। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से करने का जो मकसद है वो ये है कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद यहाँ पर तमाम तरह जो साफ़ी हैं वो इकट्ठे होते हैं, ख़बर बनाते हैं, ख़बर बनती है, ख़बर निकलती है और इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो ख़बरें हैं वो क्या हैं ये सारी आपके सामने है। उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद होते हैं। आज भी ऐसे ही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल इस हवाले से बात कर सकें। और उसके साथ साथ कुछ अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। कुछ अच्छी ख़बरें ना आने से मुराद क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा हो कि बलूचिस्तान हो, दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं उसके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है और ये मामलात क्यों इस हद तक पहुँच चुके हैं, ये आगे आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, ये सारी गुफ्तगू करेंगे। आज के रिपोर्टर्स कॉर्नर में मेरे साथ मौजूद है, मेरे राइट हैंड साइड पे कामरान खान साहब, आप ब्यूरो चीफ़ हैं स्नो टीवी के, आपको वेलकम करेंगे जी। और आपके साथ मौजूद हैं काशिफ रफ़ीक साहब, आप ब्यूरो चीफ़ हैं न्यूज़ 1 के, आपको भी वेलकम करेंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, बड़ा अच्छा है, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हमने साथ काम भी किया। मुल्क की जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है, मुल्क की जो बाकी हालात हैं वो भी आपके सामने है। इकनॉमिकली हम लोग किस तरफ हैं, किस जगह पे खड़े हैं, वो सारी दुनिया के सामने हालात हमारे। मेरी भी जो परेशानी की वजह वो यही है कि सियासी हालात तो ख़राब हैं ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात हैं, बलूचिस्तान के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये हमारी सियासत के साथ ज़रूर लिंक्ड हैं। अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हो तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया कैसर साहब। पहली बात तो ये कि हमें फॉर द इनविटेशन, फॉर द काइंड इनविटेशन। आपने इंट्रो में ही अपनी ये बात की कि जी ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम साफ़ियों का काम भी कुछ इस तरह का है कि जो हमारे पास भी नेगेटिव ख़बरें ज़्यादा होती हैं, मतलब कोई हौसला अफज़ा ख़बरें नहीं होती। ये ये कह लीजिए कि अलमिया है, क्योंकि कहा यह जाता है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो सहाफ़त में डेफिनेशन ये बताई जाती है कि जी कोई नेगेटिव अगर कोई ख़बर है तो वो आपकी जो है ना वो ब्लास्ट होगी, अदरवाइज़ प्रमोशनल ख़बर जो है वो शायद उसको इतनी अहमियत ना दी जाए। और ये पर्सपेक्टिव इस वजह से शायद बना है, ये नैरेटिव इस वजह से एक बन गया है सहाफ़त के अंदर भी कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वाकई वहाँ के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आपने सियासत की बात की, जो कुछ इस वक्त सियासत में रस्साकशी चल रही है, जो सियासी कशमकश है वो आपके सामने है। आपने इकॉनमी का भी जिक्र किया। इकॉनमी में क्या है कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे बैठे हुए हैं, हमें दिवालियापन का ख़तरा है और पैसे नहीं हैं, और इस डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे के और इस इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमारे ये गिर रहे हैं, इसकी वजह से जो मुझे, आपको और पूरी आवाम को जो महंगाई का बढ़ता हुआ जो तूफ़ान है इसको फेस करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये सोशल ट्रेजेडी है, ये नेशनल ट्रेजेडी है। मैं समझता हूँ कि हमें एक पूरी कौम को, जो कि यानी कि जिनको हम कहते हैं कि जी 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए ये महंगाई बहुत बड़ा जिन है, बहुत बड़ी चीज़ है। 95% आबादी का यही मसला है। आप भी अपने घर के लिए रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो खरीदते होंगे, मैं भी खरीदता हूँ, काशिफ भाई भी खरीदते होंगे। सबको पता है कि मैंने एक हफ़्ता पहले जो 15 kg जो आटे का जो थैला है वो 1510 रुपये का ख़रीदा। जो मैंने रात को ख़रीदा वो 1710 रुपये का ख़रीदा। तो मतलब एक हफ्ते के अंदर 200 रुपये का अगर फ़र्क एक चीज़ के ऊपर, एक आइटम के ऊपर पड़ेगा, और ये वो चीज़ है जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, तो आप किधर खड़े हैं? बिल्कुल ऐसे ही कैसे भाई, रोटी खानी है, वो अमीर है या गरीब है, 2 रोटियां जो हैं वो तकरीबन हर एक की जो है ना वो एवरेज सबकी डिमांड है। ये बुनियादी ज़रूरत है, ये बुनियादी ज़रूरत है। भूख सबको लगती है, पेट सबके साथ लगा हुआ है, ज़िंदा रहने के लिए आपको 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है। और ये पूरे अमीर गरीब छोड़ के, तो खुद सोच सकते हैं आप कि जब आपकी कितनी एक बड़ी आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है वो रह रही है, और कहा यह जा रहा है कि आपका जो मिडिल तबका जिसे हम कहते थे, या लोअर मिडिल क्लास जिसे कहते थे, वो भी, उसका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज़ गोइंग डाउन। वो ये बड़ी ख़तरे की बात है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बताई जा रही है कि जी वो कम हो रही है। पर कैपिटा इनकम कम हो यानी फ़ीकस आमदन जो है वो कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर किसी का जो है वो नीचे जा रहा है, मेरा, आपका और बाकी लोगों का, क्योंकि जो अर्निंग है वो उस तरीके से नहीं है और जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रही है। तो इस सूरत हाल में आप खुद समझ सकते हैं कि ज़िंदा रहना जो है वो कितना मुश्किल हो गया है, और एक गरीब आदमी के लिए ज़िंदा रहना जो है वो अपनी वो किस तरीके से बढ़ेंगे। काशिफ रफ़ीक साहब, हालात आपके सामने हैं, साफ़त करते हैं इस्लामाबाद के अंदर और बड़े अच्छे से कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। जिस तरह से कामरान भाई ने कहा कि
लोगों की जो ज़िंदगी है वो नीचे हुई जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि हम लोग देखते हैं कि लोग फलते फूलते जा रहे हैं और बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो उनके हालात कहाँ से बेहतर हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया तनौली साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे जो पिछली एक दहाई से जो इस मुल्क में बिज़नेस की प्रैक्टिसेस हुई, जो अपॉर्चुनिटीज़ की प्रैक्टिसेस हुई, जो सियासत की आड़ में अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करवाया गया, उसमें एक तबका अमीर से अमीर तर हो गया और एक तबका गरीब से गरीब तर हो गया। पहले हम सुनते थे कि 3 क्लास हैं, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है और एक पॉवर्टी लाइन से नीचे पुअर क्लास है और एक एलीट क्लास है। तो अब तो मिडिल क्लास तो जो सी है वो ऑलमोस्ट इस मामले में ख़त्म हो गई। बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस ऑफ वेल्थ है ना जी, जो दौलत का फ़र्क है कि एक शख्स जो 15,000 की नौकरी करता है महीने बाद 15,000 लेता है, और एक वो क्लास है जो एक लम्हे में या एक टाइम का खाना जो है वो 1.5 लाख का खा जाते हैं किसी को खुश करने के लिए, किसी के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटी कैश करवाने के लिए। ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क की बुनियाद पे दहशतगर्दी जन्म ले रही है, इस फ़र्क की बुनियाद पे डिस्टेबलाइजेशन जन्म ले रही है, इस फ़र्क की बुनियाद पे पोलराइजेशन जन्म लेती है, इस फ़र्क की बुनियाद पे आपके मुल्क का जो सिस्टम है वो सारा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। देखिए, जिस वक्त आप एक बंदा वो है जिसकी हज़ारों मुरब्बा ज़मीन है, एक बंदा वो है जिसके घर में सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं, और एक शख्स वो है जो उस गाड़ी का ड्राइवर है, जो बेचारा पूरा महीना मेहनत करता है और साहब से कुछ तनख्वाह लेके अपने बच्चों का पेट पालता है। तो उसके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो कहेंगे कि सारी ज़िंदगी गुर्बत से बेहतर है किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बन जाएगी, किसी दहशतगर्द वालों से पैसे ले लें, चलो मैं अगर अपने आप को सुसाइड कर भी लूँगा तो मेरा पिछला जो ख़ानदान है वो सेटल हो जाएगा। लोग डकैतियों और चोरियों की तरफ आ गए क्योंकि लोगों के अंदर वो फ़र्क की वजह से लालच बहुत ज़्यादा प्रीवेल कर गया। अच्छा, इसकी एक और रीज़न कि यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं ड्रा हो सका एहतसाब का, यानी कि ये अरूफ़ आम है। यहाँ पे आप लोगों को मिले, लोग कहते हैं यार इधर जो मर्जी कर रहे हैं, काशिफ रफीक साहब दिन रात कोई पूछने वाला नहीं है, एहतसाब हो रहा है, फलाने का एहतसाब हो रहा है, फलाना चोर है, फलाना डाकू है, फलाना डकैत है। एहतसाब की बातें तो सुन सवाल पक गए। देखिए जी, और हर सियासी लीडर ये बात करता है। जिस माशरे में सज़ा और जज़ा का निज़ाम ना हो, जिस माशरे में सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाए, जिस माशरे में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए, आप उस माशरे से तवक्को करते हैं कि उस माशरे में दहशतगर्दी ख़त्म होगी, उस माशरे में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, उस माशरे में पोलराइजेशन ख़त्म होगी? नहीं होगी। क्यों? कि जिसको रोटी चाहिए वो कहता है कि यहाँ पे ये हालात हो गए कि एक शख्स कहता है कि अपना एक गुर्दा बेच दो, एक गुर्दे पे ज़िंदगी गुजार लो। हम रोज़ाना ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसको अपने बच्चे जब भूखे बिलखते नज़र आते हैं तो वो कहता है किसी को मार दो, अपना गुर्दा बेच दो। लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो निज़ाम मईशत है उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया। अब दूसरी बात ये आप देखें कि कल तक यहाँ पे सस्टेनेबल पोजीशन थी, आज आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन ने जो सिक्योरिटी हिट की, कि यानी कि आप देखें KPK के सिक्योर्ड एरियाज़ में टेररिस्ट आके बैठ गए, आपके बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी होना शुरू हो गई, खुद कुछ हमले होना शुरू हो गए। क्यों? उसकी अगर आपके बॉर्डर सिक्योर हैं, अगर आपकी एक्टिविटी सिक्योर है तो क्यों हो रही है? इसका मतलब ये कि हमारे अंदर से लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसकी एक ही वजह है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुर्बत है जिसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया। कामरान भाई, ये बातें आपने सुनी काशिफ रफीक की, आप समझते हैं कि इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ गरीबी है, गुर्बत ही है, ज़िम्मेदारी सिर्फ हम लोग किसी चीज़ को डाल सकते हैं या इसकी कुछ और वजूहत भी हैं? मेरी ज़ाती राय ये है कि अदम इस्तेकाम जो है, सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो इसकी बड़ी वजह है। अगर मुल्क के अंदर हालात ठीक होंगे, लीडरशिप ठीक काम कर रही होगी तो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। इसमें सियासतदानों का पूरा किरदार है, इसलिए कि वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ऐवान इक़्तिदार में बैठते हैं, ये वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, और इनके ज़िम्मे मतलब वो सारा जो एक निज़ाम इन प्लेस करना और मुतारफ़ कराना और उसको रन करना और जो एक सोसाइटीज़ को चलाना, ये इनकी ज़िम्मेदारी है। इसमें गरीब को क्या ब्लेम देंगे? वो तो है ही गरीब, उसके हाथ में क्या है? ना कोई इख्तियार है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास कोई पोजीशन है ऐसी। तो अवलीन जो ज़िम्मेदारी है वो तो यकीनी तौर पे हमारी सियासी क़यादत के ऊपर और पॉलिटिशियंस उनके ऊपर आती है कि वो अगर करैक्टरलेस ना हो, वो अगर अपने उसूल पसंद हो, वो अगर क्रेडिबिलिटी हो उनके अंदर, वो उसूल पसंदी की सियासत करें और वाकई उनमें बेखौफ
ऑफ क़यादत और पुरखलूस खिदमत का जज्बा जो है वो मौजूद हो, वाकई वो ऐसा कर रहे हो, तो कतई तौर पे उसमें नहीं होता। मुल्क की आवाम की ख्वाहिश तो है, लेकिन क्या मरीख से लेके आएंगे ऐसे लोग हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। नहीं, हमें ये अलमिया है, ये हमारा अलमिया है। और सियासतदान ख़ुद भी, जब आप हमारी जगह, हम तो साफ़ी हैं, हमारी जगह कोई सियासतदान बैठा हुआ होता है तो वो भी आपके सामने इस बात को कन्फेस कर रहा होता है कि हाँ जनाब, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमने अपना काम जो है वो नहीं किया, हम डिलीवर नहीं कर सके। तो अवलीन ज़िम्मेदारी तो वो उनके ऊपर आती है। बात रह गई कि वो जो काशिफ भाई ने ये बात की ना कि ये बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ सोशल इनजस्टिस है जी, समाजी नाइंसाफ़ी है। और उस समाजी नाइंसाफ़ी की वजह से ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो जो इन्होंने गिनवाए कि जनाब स्ट्रीट क्राइम भी उसी वजह से हो रहा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर भी उसी की वजह से हो रहा है आपका। तो वो जो ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम नहीं है ना इकनॉमी का कि जी दौलत की एक गलत तकसीम जिसे हम कहते हैं, यानी एक वो कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप जो है वो आ रहा है। इसमें भी मैं समझता हूँ कि दौलत की तकसीम में भी ना पोलराइजेशन है। कुछ वो लोग हैं जो बिल्कुल ही यानी कि पॉवर्टी एज पे बैठे हुए हैं, और कुछ वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पॉवर्टी है क्या। मसला यह है कि वो लोग जिनको के उसका एहसास नहीं है पॉवर्टी का या आवाम के मसाइल का, वो आपके करता धरता जो है ना वो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी जाती है। तो वो कहते हैं ना कि जी वो पॉवर्टी का एहसास वो कर सकता है जिसने ख़ुद पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजारी हो। तो वो इसलिए ये चीज़ आप देखें तो वो अवलीन ज़िम्मेदारी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अवलीन जो ज़िम्मेदारी है वो तो हमारी सियासी क़यादत पे आती है, हमारे हुक्मरानों की है। काशिफ रफ़ीक साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा कि पिछले 9 साल से, तकरीबन 9 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और खैबर नेटवर्क, हमारा नेटवर्क, तो हम लोग फोकस काम करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। तमाम तर इदारों को जानते हैं, तमाम तर इदारों की कारकर्दगी के हवाले से पता है, तमाम तर इदारों के सरबराहान की जो कारकर्दगी है उसको भी बड़े अच्छे से जानते हैं। बड़ा कहते हैं ना, बीच में घुस के हम लोग उनके सारे मामलात को देखते हैं। कल एक रिपोर्ट आई कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी अहलियत ही नहीं है, उसके पास वसाइल ही नहीं है, उसके मामलात ही नहीं है कि वो इस इदारे की तमाम तर जिम्मेदारियों को संभाल सके। और ये सिर्फ CTD की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो कल एक रिपोर्ट आ गई, इससे पहले और बहुत सारे इदारों की हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने लाई और बेनकाब की कि ये हालात इनके हैं। लेकिन एक तरफ हमारे जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं और जो कुछ लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो इस बात से कतई नज़र, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। देखिए, आपने जिस तरह कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी इन डेप्थ आपने वर्किंग की, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी परवेज़ खटक साहब के दौर में कौन रहे। जी जी। आज़म खान साहब फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। तो जब तहरीक इंसाफ के लोगों से हम मिलते थे तो हम उनसे कहते थे कि भी खैबर पख्तूनख्वा का हाल सुनाएं, तो वो कहते थे कि यहाँ पे वाइसराय है, और वो वाइसराय पहले KP में बैठे हुए थे, आजकल वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं। जिस वक्त आपने लोगों को, पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करवाया और उनको आपने एज अ पपेट यूज़ किया, और पॉलिसी ड्राइव कोई और कर रहा है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई और कर रहा है। और मैं आपको मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात बता सकता हूँ कि दौरे हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, और वहाँ पे जो पॉलिटिशियन हल्की सी ज़रा डिसओबीडियंट करता था उसके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट जनरेट होती थी, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे वो फारिग हो जाता था। आखिर क्या वजूहात थी? आतिफ खान कभी साथ होते थे, कभी बाहर होते थे। क्या वजूहात थी कि तरकई फैमिली ने पहले तो हुकूमत के साथ जॉइंट हैंड की, अपनी पार्टी जम की, उसके बाद उनको हुकूमत से उनकी वजारत से निकाल दिया गया। सो बुनियादी तौर पे जो हुकूमत है, ये जो कार्टलाइजेशन है ना, ये पार्टीज़ लीडर का, वो कोई भी पार्टी का लीडरशिप हो, ये जब तक हुकूमत में नहीं आते, पावर में नहीं आते, उस वक्त इनके बिहेवियर कुछ और होते हैं। जब ये पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद इनका तरीकाकार कुछ और हो जाता है। सो ये चंद मन चाहे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो इस सारी हुकूमत को चला रहे होते हैं। अब देखिए कितना अलमिया है कि 9 साल गुजरने के बाद आपका एक काउंटर टेररिज्म का इदारा है, उसकी अहलियत के ऊपर सवाल उठ गए और रिटन रिपोर्ट में सवाल उठे, किसी ने वर्बली इल्ज़ाम नहीं लगाए। और उसके बावजूद अब जो 9 साल से KPK में हुकूमत कर रहे हैं, जो तकरीबन 4 साल मरकज़ में हुकूमत करके गए, अब वो जो हैं वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से अपना तन मन धन से लगे हुए हैं कि जी नए इलेक्शन करवाए जाएं और वापस आया जाए। क्योंकि वो जो क्लब है ना, जो मैं आपको कह रहा था ना, इलीट क्लब, ये पॉलिटिकल इलीट क्लब जो है ना, इसको कोई सरोकार नहीं है कि आटा भले 1500 के बजाय 15,000 रुपये का बोरी हो जाए, क्योंकि इनको प्रॉब्लम नहीं है ख़रीदने में भी, लेने में भी, एक्सेस करने में भी। ये यहाँ इनके आप सर्वे करवाइए,
यहाँ ये सियासत करते हैं, इनकी कोई ना कोई भाई, चचा, भतीजा, बेटा बाहर के मुल्क में बिजनेस कर रहा होगा, वहाँ पे इनके एसेट्स होंगे। सो इनको क्या लेना देना यहाँ के गरीब से। अब 9 साल की हुकूमत के बावजूद आप आज इलेक्शन करवा लें तो आपको पता लगेगा ये तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। अच्छा, आज आप इन पे क्रिटिसाइज़ करें, जब ये हुकूमत में आएंगे तो आपको हदफ तनकीद बना देंगे और आपके खिलाफ हो जाएंगे। इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जो आज सहाफ़त के अलमबरदार बने हुए, इन्होंने एक अथॉरिटी बनाने के लिए तन मन धन से ज़ोर लगाया और उस वक्त हम रोडों पे थे। और आज अगर वो अथॉरिटी बनी होती, सुनिए समझिए, अगर वो अथॉरिटी बन जाती तो ना मैं बोल सकता, ना आप बोल सकते, ना कोई ट्वीट कर सकता, ना कोई यूट्यूब कर सकता, ना कोई लिख सकता। ये जब मैंने जो सारी बातें की ना काशिफ रफ़ीक, ये इसलिए की कि ये जो दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात हैं, और ये वो इदारा है जिनके लिए हम लोग ये समझते हैं कि अपना तन मन धन देने को तैयार होते हैं, और ऐसे बेशुमार हमारी कुर्बानी है, हज़ारों में हमने मैं तनोली साहब आपको एक बात कहूँ, मैं हैरान इस बात पे हूँ, 9 साल से हुकूमत है, आपका बॉर्डर सिक्योर है, और आपका आपका एक मेन बंदा जो वज़ीर रहा, जिसका नाम मुराद सईद साहब है, वो यहाँ पे मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की इस्लामाबाद में कि जी तालिबान जो है वो सवात में पहुँच गए हैं, कभी कहते हैं कहाँ पहुँच गए, कभी कहते हैं कहाँ पहुँच गए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी हुकूमत आज भी उनकी हुकूमत है, तो आप बताएं तो सही कि ये आए कैसे। वो कहते हैं वफाक का मैटर है जी, ये तो सुबह तो बेबस है, इसमें सुबह तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब आपने जो आपकी पसंद की चीज़ नहीं है वो वफाक पे डाल दें। बैरिस्टर सैफ साहब जो तर्जमान सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, वो ये कहते हैं जी कि ये जो अभी हालिया वाक़या है बनू वाला, वो कहते हैं जी कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही हम लोग क्या करें। अब बॉर्डर पार बातचीत का सिलसिला जारी है, कोई मामला वहाँ से हल हो जाए, मतलब कि हम लोग खैबर पख्तूनख्वा को जो उनके अपने इंटरनल जो मामलात हैं वो किसी और जगह से मदद लेके उसको हल कर सकते हैं। वो कहते हैं हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त जो तक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्ट्स कॉर्नर, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। साथ मौजूद हैं कामरान खान साहब और रफ़ीक साहब और काशिफ रफ़ीक साहब हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने, मुल्क के ओवरऑल हालात जो हैं। अभी आपको पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ खान साहब जो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने ऐलान किया कि हम लोग असम्बलियाँ रिजॉल्व करने जा रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और असम्बलियाँ तोड़ने से क्या मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। वो ये कहते हैं कि पहले यही जमातें जो PDM की जमातें ये कहते थे कि आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ें, हम लोग इलेक्शन करा देंगे। अब वो कहते हैं कि सूरत कुछ मुख्तलिफ होगी और हमें अपनी जो टर्म है उसको पूरा करना है, हमें अपनी मुद्दत पूरी करनी है, जो आइनी मुद्दत है। तो अब अगर दोबारा जो नया कार्ड, आज आपने देखा होगा कि असम्बली के इजलास भी पंजाब की और एतमाद के वोट का सिलसिला चल रहा है, जो सूरत हाल आपके सामने है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अगर दोबारा से पंजाब के अंदर तब्दीली आ जाती है, तो फिर क्या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, मैं सबसे पहले ना एक कमेंट करना चाहता हूँ। ये इन जमहूरी लोगों के खोखले दावे हैं कि ये सारे अपने आप को जमहूरी कहते हैं और देखते सारे पिंडी की तरफ है कि कोई हमें वहाँ से हेल्प आउट कर दे। गेट नंबर 4 बंद हो गया कि खुला है? नहीं, मेरा ख्याल है बंद हो गया, इसी वजह से परेशानी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ दी हाउस, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का है, आए हम आके चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी करते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब भी अब चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि आप इलेक्शन करवाएं, उसके बाद अगर हम हार जाते हैं तो फिर हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार है, अगर जीत जाएंगे तो फिर आप हमारे से चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें। ठीक है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब क्यों इस पॉलिटिकली चीज़ों को लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ मैं समझता हूँ कि इन्होंने भी सुस्ती की। फेडरल गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब को अगर ये मुज़ाकरात पे एंगेज कर लेते तो शायद खान साहब तो मुज़ाकरात के लिए किसी तरह से तैयार ही हुए। देखिए, हुकूमत जब बनी, देखिए शिकायत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खान साहब बिल्कुल तैयार थे। वो कहते थे कि आप सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ जी हम फलां डेट को इलेक्शन करेंगे, उसके बाद सारे मामला बैठ कर करने को तैयार है। देखिए, उसकी एक वजह, खान साहब बच्चे नहीं हैं। आज अगर ये नहीं बैठते तो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, तो निगरान सेटअप फिर राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर बनाएंगे आईनी तौर पे। अच्छा, फिर इसका मामला जो तमाम अपॉइंटमेंट जैसे नैब के चेयरमैन की हुई, दीगर हुई, ठीक है, तो वो राजा रियाज साहब ने बैठ के कॉन्सेंट के साथ की ना, क्योंकि अपोजिशन लीडर तो इस समय राजा रियाज साहब है। से कि देखें, बुनियादी तौर पर कोई भी बंदा मुल्क का, गरीब का, महंगाई का, सिक्योरिटी का नहीं सोच रहा। ये सारे अपनी अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए सोच रहे हैं कि मैं पावर में आ जाऊँ, वो कहता है मैं पावर में सस्टेन कर जाऊं। मुझे आप बताइए कि पंजाब, ये जमहूरी लोग हैं यार, आप अल्लाह को माने, अगर अल्लाह अल्लाह करके जमहूरियत का तसलसल बहाल हुआ है तो चलने दें। अगर जहाँ इलेक्शन मार्च में होने हैं वहाँ सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये तो होगा कि चले 3 टर्न्योर जमहूरियत तसलसल से चलती रही। अच्छा, अब आपने कहा जी हमने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है, आप 23 को तो नहीं हो रही, 23 को तो नहीं हो रही। आपकी MPs जो हैं
वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह को माने 4 महीने और लगा लें, हम अपने बलदियाती प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें, हम कुछ चीज़ें कर लें, फलां कर लें, टिमकां कर लें। आपने ऐलान किया, आप या तो असेंबली में भी इस्तीफों की तस्दीक लिए जा रहे हैं। नहीं, कौमी असम्बली में इस्तीफों की तस्दीक के लिए जा रहे हैं 23 दिसंबर को। अब 23 दिसंबर को तरीकाकार क्या, सारी पार्लिमानी पार्टी को जो इनके MNAs हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलाया गया है। वहाँ से तमाम जुलूस की शक्ल में पार्लियामेंट जाएंगे और वहाँ स्पीकर साहब कहेंगे जी हम आए हुए हैं, हमसे तस्दीक कर लें। स्पीकर साहब ने तो वाज़ह कह दिया कि ये बिल्कुल आइनी और कानूनी तरीकाकार के मुताबिक होगा। एक एक बंदा मेरे पास आएगा और अपनी स्थिति की तस्दीक करेगा और मैं कहूँगा हाँ मैं आपको हमारे लोगों की चूँकि मेमोरी शॉर्ट है, एक अयाज सादिक साहब स्पीकर थे उस वक्त, ये 125 या 29 दिन का धरना दे के बाहर बैठे हुए थे। उस वक्त भी तस्दीक के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके गए, तो वो एक लॉन्च है स्पीकर का, वहाँ सारे बैठ गए। उन्होंने कहा स्पीकर साहब आप आएँ और मेरी मौजूदगी में सबसे पूछे हाँ जी अपने इस्तीफे दिए कि नहीं दिए। स्पीकर ने कहा भाई मैंने इंडिविजुअली पूछना है सबसे, मैं सबके सामने तो नहीं पूछ सकता। तो अभी दोबारा उसी प्रैक्टिस को लेके जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे खान साहब का सिर्फ एक ही मतवा नज़र है, या मुझे मुज़ाकरात के ज़रिए एंगेज कर लें, चूँकि वो कह चुके हैं कि इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट करें, हम आपसे बैठने को तैयार हैं। अब खान साहब पॉलिटिकली फेस सेविंग मांग रहे हैं, PDM पॉलिटिकली फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन दिन ब दिन इंक्रीज कर रही है, जिससे हमारी जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो दिन ब दिन वर्स्ट होती जा रही है। अच्छा कमरान भाई, आपने कार्ड्स खेले हैं कभी? जी जी। कार्ड्स में मुख्तलिफ गेमें होती हैं, कोई ब्लफ होता है, कोई कलर्स होती है। हम जिन गेमों को खेलते हैं और उसकी जिसकी हमें समझ है या कॉलेज में कलर रंग, ठीक है, तो कार्ड में जो अपने पत्ते होते हैं ना, कहते हैं उनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो कलर्स है चाहे ब्लफ है। आपने गेम अगर चलानी है तो वो अपने पत्तों का सही इस्तेमाल करके चलानी होती है। बिल्कुल सही। तो इस वक्त तक जो खान साहब ने अपने कार्ड्स, मेरी ज़ाती राय है, देखें मेरा जो साफ़ी तजर्बा है, चीज़ों को देख के हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, कार्ड जो खान साहब खेलते रहे वो अभी तक PDM के जो मामलात थे उनको डिस्टर्ब नहीं कर सके, और खान साहब ने सारे पत्ते गलत जगह पे खेल दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये वो इसीलिए कहते हैं कि ये सियासत जो है ये भी कार्ड्स भी है, और इसको शतरंज के खेल से भी तशबीह दी जाती है कि जी आपने किस वक्त कौन सी चाल चलनी है तो ताकि वो अगले को डिफीट कर दे। अब बिल्कुल जी, अभी तक जो रिज़ल्ट है जो हमारे पास सामने आ रहा है, बिल्कुल ये खान साहब ने इस्तीफ़े इस बुनियाद पर दिए थे कि जनाब जैसे ही हम बल्क में इस्तीफ़े देंगे कौमी असम्बली से इतना बड़ा खला आ जाएगा और ये फ़ौरन कहेंगे हाँ भाई इसको जो है ना वो करो। उन्होंने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है जनाब जी, हम राजा रियाज साहब को अपोजिशन बनाते हैं और जनाब जी अपोजिशन भी मौजूद है और ट्रेरी बेंचेस भी मौजूद रहेंगे और हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आपके लिए हम उसको ये करेंगे कि जो ज़मीनी इंतखाब है वो कराएंगे, और वो भी किस्तों में कराएंगे। आप ये देखिए कि वो भी किस्तों में कराएंगे। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना कि जी ये यकमुश्त जाएंगे वहाँ पर और वो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक चाहेंगे, और उसके ऊपर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने तो इंडिविजुअली ये सारा करना है। इससे पहले जो 6 या 10 इस्तीफ़े मेरे ख्याल पहले मंजूर हो चुके हैं, 9 के ऊपर बाई इलेक्शन कराया ना जी, तो उन पे उनकी तो इंडिविजुअल नहीं कराई उन्होंने वेरिफिकेशन स्पीकर ने, वो उन्होंने बगैर उसके अपनी मर्जी से उन्होंने चुने थे कि जी ये वो इलाके हैं जहाँ पर कि वो वीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी में वीक है, उन्होंने उनको उठा के तो पब्लिसाइज कर दिया कि जी ये कर दिया था। तो ये जाहिर है वो अपने पत्ते खेल रहे हैं जी, ये अपने पत्ते खेल रहे हैं। मुझे बताइए एक बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ पर तो उनको डिफीट हो गई, कौमी असम्बली ज़ाहिर चल रही है जी। मई में रजीम चेंज हुआ था जनाब कैसर साहब, मई में, हम दिसंबर में बैठे हैं, 6 महीने आधा साल तो गुजार लिया उन्होंने इसी तरीके से, तो मज़ीद 6-8 महीने गुजार लेंगे, उनके लिए तो मसला कोई नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने कहीं आइन की अगर वो की है उसको वायलेट किया है या उसको डिसोबे किया है तो बताइए कि जनाब जी वो करेंगे। तो वो अपने गेम के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है जी, शहबाज शरीफ बड़े अरसा तक पंजाब तक महदूद रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो है ना वो वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठे। तो अब ये 1.5 साल ही सही या 1.25-2 साल ही सही, वो क्यों इस मौके को ज़ाया करना चाहेंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी लेवल है, जो मास पॉपुलैरिटी लेवल है इस वक्त, वो भी ये समझते हैं कि जी इस वक्त शायद उनकी जो पतंग है ना वो ज़्यादा ऊपर उड़ रही है PTI की, तो इस वजह से भी वो इलेक्शन में अभी वो क्यों जाना चाहेंगे जब उन्हें पता है ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि जी उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है। बाई इलेक्शन में हमने देख लिया जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में फ़र्क तो होता है जी बजा। लेकिन अभी भी देख लीजिए आप, जो इकनॉमिक कह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल जो आपकी वाइब्स आ रही हैं सारी, वो यही कह रही हैं, जो आपके एनालिसिस हैं वो यही कह रहे हैं कि जी इस वक्त कम अज़ कम जो हालात जो सियासी वोटिंग के लिए साजगार हैं वो PTI के फेवर में जा रहे हैं। तो ये चीज़
चीज़ ज़ाहिर है नून लीग के जहन में है, वो क्यों सियासी खुदकशी करेंगे जनाब, वो क्यों करेंगे? ये इस्लामाबाद लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन की भी मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर इवन वो कर रहे हैं कि जी डेट अनाउंस हो चुकी है, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कैंपेन है, 31 तारीख को इलेक्शन है। आज आप ये फेडरल कैबिनेट से नोटिफिकेशन जारी करवा रहे हैं कि जी उनकी हमने हल्का बंदियाँ जो है ना वो नहीं कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि ये वाला प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और ये हर वो पार्टी करती है जिसको वो आप कराची में आपने देख लिया, सिंध में वहाँ के लोकल बॉडीज़ के लिए कराची में कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया है वहाँ पर कि जी ये ना हो इलेक्शन ना हो, इसी वजह से कि वो उनको वो कराची में तो एमक्यूएम के सारे धड़े भी इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने पावर शो किया है कराची के अंदर। काशिफ रफीक साहब, खान साहब जिस नज़र से देख रहे हैं वो ठीक देख रहे हैं या उनको जो नज़र आ रहा है वो ठीक नज़र आ रहा है आपकी नज़र में? और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर 23 को वो पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व आप नहीं कर सकते, आइनी तौर पर नहीं कर सकते, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली उसी वक्त डिज़ोल्व करेंगे जिस वक्त पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व होगी। ये नहीं हो सकता कि पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व ना हो और वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी डिज़ोल्व कर दें, तो फिर रहेंगे कहाँ पे? देखिए ना, आजकल ज़मान पार्क लाहौर में है। नहीं, ज़मान पार्क लाहौर में इसलिए है कि पंजाब में हुकूमत है उनकी, तो जब पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं होगी तो फिर ज़मान पार्क पर लाहौर में नहीं होंगे। फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली होगी तो फिर केपी हाउस में होंगे, और अगर वो नहीं होगी तो फिर किधर जाएंगे? फिर हो सकता है कश्मीर की तरफ निकल जाएँ, क्योंकि वहाँ भी उनकी हुकूमत है। देखिए गिलगित में भी है, हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। लेकिन देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब बेसिकली, खान साहब जिस सियासत में हर बंदे का अपना प्लान होता है, खान साहब का जो कोर प्लान था ना, वो खान साहब का कोर प्लान इन बड़े पॉलिटिशियंस ने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ ना उसको डिफीट दी, और वो कोर प्लान ये था कि CUS की अपॉइंटमेंट ना हो सके। बेसिकली खान साहब निकले बाहर इसी वजह से। वो उनकी डिफीट जब हो गई उसके बाद अब खान साहब डे बाई डे जो है वो बैक फुट पे है, फ्रंट फुट पे नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक के अंदर खान साहब का सेंटीमेंट मौजूद है। लेकिन देखिए उसकी एक वजूहत ये भी हैं कि जो बाई इलेक्शन खान साहब जीते उसमें अगर आबिद शेरली के मुकाबले में फ़र्क हबीब खड़े होते तो कभी भी ना जीते, और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, फ़र्क भी नहीं है, 15-15 हज़ार वोटों का फ़र्क है। तो अब आपने जब मेन पार्टी का लीडर उतार दिया और वहाँ के छोटे मोटे सारे धड़े साथ खड़े हो गए पार्टी के चक्कर में, अगर वहाँ पे वही बंदा होता जो पुराना MNA था तो शायद बहुत सारे धड़े नाराज़ होकर किधर और स्विच कर जाते। सो इस एक एग्जाम्पल को आप उधर उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब खान साहब जो देख रहे हैं इस वक्त कि पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है और मैं 2 तारीख से लेने में कामयाब हो जाऊंगा अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो वो तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़े बड़े मज़े किया, हमें भी कभी कभी इत्तेफाक होता है, को बुला लेते हैं मुलाकात के लिए, तो आज भी खान साहब के कुर्ब लेफ़्ट राइट पे जो लोग बैठे होते हैं ना, वो खान साहब को चेयरमैन साहब नहीं कहते, वो इमरान भाई भी नहीं कहते, मतलब PM साहब। यानी कि ये मैं आपको महीना 2 पहले तक की बात बता रहा हूँ कि यानी कि वो खान साहब को आज भी PM, ये उनके दोस्त नहीं, ये दुश्मन है जो खान साहब को अभी भी PM साहब क्या बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खान साहब को कह रहे हैं कि जी आप अभी भी PM हैं, आप बस ये मानते रहें और सुनते रहें। तो जब बंदा पावर में होता है या बंदा बड़ी जगह पे होता है ना, तो उसको वही चीज़ अच्छी लग रही थी जो उसके कान को मतलब जो उसको प्रोमिनेंट कर रही होती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटीज़ का नाम है। आपने अपनी चीज़ों को लेके चलना था। अब परवेज़ लाई को अगर आप पूरे थ्रॉटल से आप अपना मुद्दत पूरी करने दें तो परवेज़ लाई मज़ीद पंजाब में काम करके आपको बेहतर पोजीशन में लेके आ सकते हैं, ठीक। लेकिन PTI के अंदर भी धड़े हैं, वो कहते हैं नहीं जी अभी हम चले जाएं, हमारी पॉपुलैरिटी है, हमारा ये हमारा वो। उसकी वजह ये है कि PTI के अंदर भी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, PTI के अंदर अभी से डिबेट शुरू है कि फ्यूचर का CM कौन होगा, फ्यूचर का जनाब फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, फ्यूचर का जनाब स्पीकर कौन होगा। ये अभी से डिबेट उनके अंदर शुरू है। बहुत सारे ऐसे नाम मैं उनसे वाकिफ़ हूँ जो इस बात पे लगे हुए हैं कि जी आप हमें अभी अनाउंसमेंट कर दें कि CM कौन होगा, ठीक है। सो आपने अगर ये सारा काम किया तो आपको, अगर आप मुल्क की बात कर रहे हैं तो आपको तो चाहिए था कि ठीक है यार जो हो गया सो हो गया, आए बैठते हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं और आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। आप बैठने को तैयार नहीं है। और इमरान खान उस वक्त भी बैठने को तैयार नहीं थे अपोजिशन के साथ जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। सिक्योरिटी के ऊपर हाई लेवल मीटिंग्स होती थी पार्लियामेंट में, उस वक्त भी ये नहीं आते थे और शाह महमूद कुरैशी साहब इनको वो लीड कर रहे होते मीटिंग में। सो सियासत में इतना दूरी। ख्वाजा आतिफ साहब ने कहा कि असम्बली में नहीं आते थे, बाजवा साहब आके उनकी वजातें पेश करते थे। मैं यही गुजारिश करूँ, इस तरह के बिहेवियर में पॉलिटिक्स जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है करना। लेकिन वो चूँकि इस टाइम चल रहे हैं, वो कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बुनियादी तौर पर जो एक खदशा है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उनको शायद अगर PDM आज, ये मेरा हंच है, उनको कोई अश्योरेंस दे दे
कि उनको नाहिल नहीं किया जाएगा और तोशा खाना में उनको या उनकी अहलिया को सपोज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो शायद चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। मतलब कि NRO 1 देने की बात कर रहे हैं आपके, उनको अगर दे दिया हाँ, बस मतलब ये तो वो चीज़ें हैं ना जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए। कामरान भाई, आपको लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, क्योंकि मैं चौधरी की सियासत के हवाले से बात करूँगा, वो अपने अलावा इस वक्त अपनी ज़ात के अलावा किसी और पे XYZ, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी क्यों ना हो, चाहे वो फवाद चौधरी क्यों ना हो, चाहे उनके करीबी दोस्त ही क्यों ना उनकी जमात के, किसी पे एतबार नहीं करें? नहीं, ये सही है, ऐसा ही है जी, वो एतबार भी नहीं करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि पार्टी में भी जैसे ना देखें, एक वो पार्टी की हमारे यहाँ शख्सियाती बुनियाद पे चल रही होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जनाब जी। अब वो नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली है, नून लीग उसके ऊपर हावी है। इसी तरीके से भुट्टो फैमिली है, वो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है, भुट्टो फैमिली उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के नाम से चल रही है, उन्हीं के नाम से मंसूब है। तो PTI भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान से ही है। उसमें अगर आप -1 की बात करें तो वो फिर शाह महमूद कुरैशी अकेले नहीं हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके दाएँ बाएँ जो ये चाह रहे हैं कि जनाब जी शायद मिल जाए। एक कोशिश ज़रूर हुई थी ये इस हवाले से कि जी एक पैरेलल लीडरशिप जो है वो PTI के अंदर क्रिएट की जाए, और मुख्तदर हलकों की जानिब से ये था। और उन्होंने मतलब है कि वक्फान हाल ये बताते थे कि जी शाह महमूद कुरैशी को इस किस्म का कोई उन्होंने अंदिया भी दिया था कि आप जी वो फ्रंट फुट पे आ जाएं तो ऐसा हो जाए। लेकिन ये कि ये मेरा ख्याल है कि पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलैरिटी लेवल के ऊपर जो है ना वो बड़ा काफ़ी डैमेजिंग होता है। ये मैं नहीं समझता कि इमरान खान के बगैर आप PTI जो है ना वो उसका तस्वुर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे इस हाल में जब एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वाला लीडर जो है वो पूरी पार्टी के ऊपर हावी हो और उसी के नाम से चल रही हो। तो बड़ा वाज़ेह पैगाम आने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, हम लोग अपना आइनी जो किरदार है उसको अदा करते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बारहा रोज़ जब भी वो तकरीर करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हैं। और जो लास्ट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 महीने तक इंतज़ार करेंगे, अगर 3 महीने तक एस्टेब्लिशमेंट ने कोई अपना काम ना किया तो हम लोग ये समझेंगे, ये जानेंगे कि ये न्यूट्रल नहीं है। तो वही बात है ना, आपने अभी पूछा काशिफ भाई से कि जी क्या गेट नंबर 4 जो है वो बंद हो गया है, उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है बंद हो गया है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि वो बंद नहीं है, वो बंद हो ही नहीं सकता, वो खुला है। उसकी वजह ये है कि देखिए आप बेशक ये दो तरफ़ा है, जैसे मोहब्बत दो तरफ़ा होती है ना, इसी तरीके से नफ़रत भी दो तरफ़ा ही बनती है। तो तब बात बनेगी, कोई मुझसे ना मिलना चाहे लेकिन मैं दौड़ दौड़ के उससे उसकी तरफ रजू करूँ हर मामले में और हर बात में। जैसे आपने अभी कोट किया कि जी इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। और इसी तरीके से अभी जनाब परवेज़ इलाही जब ये 2-3 दिन पहले जब ये इस्लामाबाद आए थे, अचानक उनका रात के टाइम दौरा था, तो वो उन्होंने किन से मुलाकात की थी जनाब आपके सामने? क्या पता शहबाज शरीफ साहब से मिलने आए हो। देखें ना, वो अब क्या पता। तो कैसे साहब ये बात है कि अभी भी वो चाहे ये कहें कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं, हम एपॉलिटिकल हो गए हैं और ये वाला बाब जो है वो सियासी मुदाखलत वाला बंद हो गया, लेकिन आप जब सियासी क़यादत जो है जब वो मुड़ के उनके पास जाए और दोबारा उनसे रुजू करे, तो फिर वो इसका मतलब यह है कि जी आप खुद उनको दावत दे रहे हैं। और इल्ज़ाम भी माफ़ कीजिएगा यही लगता रहा है, माजी में भी बिल्कुल माजी में भी इल्ज़ाम यही लगा है कि जी हमेशा सियासी क़यादत ने उनको दावत दी है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कहा कि जनाब जी हम डिक्टेटर हो गए और बुरे हो गए और सारे मामलात ऐसे ही। शाम प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर, और रिपोर्टर्स कॉर्नर में गुफ्तगू जारी है। काशिफ रफीक साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुस्लिम लीग काफ साइकिल का इंतखाबी निशान है इनका। और आपने हालिया जो उनके बयानात हैं परवेज़ इलाही साहब के, CM पंजाब भी हैं वो आपने सुने हैं। वो कहते हैं कि अगर अब किसी ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो सबसे पहले मैं आऊँगा और उसके बाद मेरी जमात उनके दिफा में आएगी। तो ये मामलात बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि इतने अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ परवेज़ इलाही साहब के, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ना मोनस इलाही की तस्दीक कर रहे हैं वाज़िया तौर पर, ना खान साहब ये कहते हैं, लेकिन ये वाज़िया तौर पर साफ़ी के पास जो सोर्स की कहते हैं ना खबर होती है, जो उनके अपने ज़राए होते हैं, वो ये कहते हैं दरारें पड़ चुकी हैं, इन्होंने आगे अब चलना नहीं है। ये जो अभी अदम एतमाद या जो एतमाद का वोट है, कहते हैं ये भी परवेज़ इलाही की अपनी मर्ज़ी से सारा सिलसिला हो रहा है। नहीं तो 9:30 बजे आपको पता है सेक्रेटरी असम्बली जो है दरख्वास्त लेने को बड़े हंसी खुशी बैठे थे। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक मैं आपको बात ऐड करता जाऊँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर से जो वो उनके लोग इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बना रहे हैं बड़ी ज़्यादा शद्दोमत से, और बिलखसूस बाजवा साहब को बना रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो इमरान खान की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, फ्यूचर की टिकट अपनी कंफर्म करना चाहते हैं। चूँकि एक तो ये पहलू आप ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात, जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का बयान है, परवेज़ इलाही साहब या चौधरी शुजात साहब वो बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं,
मैं समझता हूँ कि इस सारी मूव में आप दोनों साइड पे खेल रहे हैं। आप देखें कि क्या कमाल गेम है, जमहूरियत का क्या कमाल हुस्न है कि एक 155 वाला भी और 145 वाला भी, दोनों 10 वाले के घर पहुंचे हुए हैं जी। मतलब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी घुटनों पे हाथ रख के चौधरी शुजा साहब को मिलते हैं, और इमरान खान साहब तरला मार रहे हैं परवेज़ लाई साहब का। तो क्या खूबसूरत डेमोक्रेसी है कि 10 वोटों वाला ना वो 145 और 155 वाले को ना डुगी पे उसने नचाया हुआ है। अब चौधरी परवेज़ लाई क्यों बयान दे रहे हैं, जो आपका सवाल था। देखिए चौधरी परवेज़ लाई इसलिए बयान दे रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ये बता रहे हैं कि हम धड़े के पक्के हैं। अगर माजी में बाजवा साहब ने हम पे एहसानात किए, हमें सीटें मिली, हम सीएम बने, हम पंजाब में पावर में रहे, हमारे नैब के केसेस ख़त्म हुए और जनरल फैज़ के हमें अरेस्ट करने के बावजूद उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, तो वो हमारे मोहसिन है। तो अगर हम बाजवा साहब के एहसानात को बबांगे दोहल मीडिया पे दिफा कर सकते हैं, तो फ्यूचर में भी अगर कोई गेट नंबर 4 से हमारे पे एहसान करेगा तो हम उसका भी दिफा यूं करेंगे। मतलब वाज़ेह पैगाम है, बड़े वाज़ेह पैगाम है कि जी इमरान खान साहब मोहसिन कुछ हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। तो मेहरबानी करनी है कि फ्यूचर में हमारे पास साइकिल का ही टिकट है, इमरान खान साहब हमें सपोर्ट करें, हमें ना करें, हम नवाज शरीफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करें या हम करें इमरान खान के साथ, लेकिन आप हमारे मौसम बन के रहेंगे। हम अपने मौसमों को भूलते नहीं है, जैसे हम बाजवा साहब को नहीं भूले, और हम देखें जैसे इमरान खान साहब ने कहा हमने फ़ौरन कहा कि हम दिफा करेंगे। सो वो बेसिकली गेट नंबर 4 से अपना राब्ता जो जो है उसको महफूज बनाना चाहते हैं। कमरान भाई, ये आप दोनों से सवाल है, इसको बड़ा गौर से सुनना है आपने, और इसका जो जवाब मैं चाहूँगा आप उसके अपने तजर्बे के हिसाब से दीजिएगा। 2018 में क्या कुछ हुआ जनरल इलेक्शन के अंदर? 2018 से लेके 2023 आने वाला है, चंद दिन बाकी हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं इस सारे निज़ाम को, इस सिस्टम को। इसके अंदर बहुत सी जगहों पर यह कहा गया, अभी जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, या मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, या शहबाज शरीफ साहब या मरियम ने हुकूमत बनने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद उन्होंने कहा जी कि ये सिलेक्टेड हैं, ये लाए गए हैं, इन्होंने अवाम के जो वोट थे, अवाम को वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा कि इन्होंने अवाम के वोट की जो पर्ची थी उससे ये मुंतखब नहीं हुए, इनको लाया गया है। और अब तक के जो हालात वाज़ेह हो गए, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर होकर चले गए, पोजीशन वाज़ेह हो गई कि वाकई इनकी मदद की गई। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कई खिताब के अंदर कई जगहों पर गुफ्तगू करते हुए बात कही कि उनकी मदद हमें हासिल थी, चाहे वो सेनेटर इलेक्शन हो, चाहे कोई भी जगह हो। तो अब आपको लगता नहीं है कि जब हम लोग आइन और कानून की बात करते हैं और इस मुल्क से वफ़ादारी की बात करते हैं, आइन से वफ़ादारी की बात करते हैं, तो उन तमाम तर ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़, उन तमाम तर किरदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो जाना चाहिए, और कार्रवाई का आगाज़ इस तरह से हो जाना चाहिए कि फ़ौजी अदालतों में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हो, चाहे वो लाने वाले थे और चाहे वो आने वाले थे। और इस सिलसिले को अब बाकी अगर ख़त्म करना है तो इस तरह से ख़त्म किया जाए। तनवीर साहब, ये तो बहुत दूर की कौड़ी आपने जो है ना वो लेकर आए हैं, और बहुत ही बिल्कुल सबूत, ग्राउंड रियलिटीज़, तारीख़ी सबूत, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं। और आरटीएस का बैठना आपने जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से रात को 2 बजे जो है वो जब हम काउंटिंग कर रहे थे और सारा अपनी ट्रांसमिशन चल रही थी, तो आरटीएस के बैठने की इतला आई थी कि जी आरटीएस सिस्टम बैठ गया। सर बात यह है कि मुझे अगर इजाज़त दीजिए तो मैं एक बात कोट करूं, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल चल रहा था तो उस वक्त उनका ट्रायल करने वाली जो ख़ुसूसी अदालत थी उसमें एक एप्लीकेशन दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि तकरीबन कोई 122 या इस तरीके के ओहदेदारान थे जो इसमें शामिल थे सारे, जो कि इस पूरे कू में यानी उस वो मिलिट्री एडवेंचर के अंदर शामिल थे। उसके अंदर आपके जो कोर कमांडर्स, आपके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके अंदर आपके जितने ये जो थे सिविलियन ओहदेदारान जो थे वो भी मौजूद थे। इन तमाम की एक फ़हरिस्त थी और उसको इस बुनियाद पर वहाँ पे फ़ाइल किया गया था कि आर्टिकल 6 की ये स्प्रिट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि न सिर्फ आइन को पामाल करने वाला बल्कि उस पामाली के अमल में जो अबैटमेंट करेगा, जो उसकी एयानत करेगा, जो उसकी मावनत करेगा, उसकी मदद करेगा, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी जो उसकी लाने वाले और आने वाले दोनों उसमें आते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन वो इसमें क्या रिजल्ट निकला है जनाब जी, उस एप्लीकेशन में क्या हुआ है कि वो अदालत ने खुद ये कह दिया कि नहीं जनाब इसको तो आप अलहदा रखें, हम जो एक वो प्राइम में एक्यूज्ड है उसको करेंगे। उस खुसूसी अदालत एग्जैक्टली वही थे। मैं हम लोग सारी कार्रवाई कवर करते थे, हमें अंदाज़ा था, लेकिन उसके हमने एक फ़ैसला भी देखा फिर बाद में पेशावर हाई कोर्ट से जो आया था,
आपको अगर याद हो। जी बिल्कुल हुआ था, जस्टिस वकार खान का फैसला था जी वो, और उन्होंने वो कर दिया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ भी अपील जो है वो अभी भी पेंडिंग है, और वो उस पर ना तो अमल हो सकता था, ना हुआ है और ना ही होगा। काशिफ रफीक साहब, आप क्या राय है इस हवाले से? मैं चाहूंगा कि हमें देखिए, जब हमने गेट नंबर 4 को बंद करना है तो फिर पूरी तरह से बंद करें ना। बिल्कुल, घर तक छोड़ कर आए इनको, बुरे को, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आपको बताऊं कि मैं समझता हूँ 2018 में तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक मैंडेट दिलवाया गया, एक इंजीनियर्ड तरीके से दिलवाया गया, ठीक है, और इसके तो किरदार भी वाज़ेह है ना? और किरदार भी वाज़ेह है। और मैं आपको बताऊँ कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो इस बात पे परेशान थे कि इतनी सीटें हमें मिल कैसे गई हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि जो उनके अकाबरीन थे उनका अपने अजम्पशंस क्या थी, कितनी सीटें मिलेंगी क्या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ना, ये इसलिए नहीं क्योंकि जो एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DG ISPR की और DGI की, उसमें उन्होंने कहा कि सादिक सजरानी साहब की अदम एतमाद जब सक्सेसफुल नहीं हुई, मीर हासिल बजिंजो साहब उसके कैंडिडेट थे, तो उसके बाद इदारे ने ये बड़ी गुफ्तु शनीद की और बड़ी नशिस्तें की। उसके बाद हमने तय किया कि हम सियासी तौर पे किसी मामले में नहीं आएंगे। सादिक सजरानी साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद थी उसके बाद इस बात की नफ़ी कर दी बोनस लाई की बयान ने। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने बाजवा साहब ने हमें कहा कि आप उस तरफ चले जाएं तो ये बेहतर रहेगा। ये सारा अमल जो है, ये देखें, इसका मतलब ये है कि दो हाईएस्ट फोरम ये दूसरा एंगल से ये तस्लीम कर रहे हैं कि सादिक सजरानी साहब की अदम एतमाद से पहले तक उनका इंटरवीन था। अच्छा, अब उसके बाद मोनस लाई साहब ने क्या कहा, परवेज़ लाई साहब ने क्या कहा, क्या नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर इदारों ने तय कर लिया कि उन्होंने ये सियासत में अपने आप को इंडक्ट नहीं करना, चले उन्होंने आज से ही तय कर लिया, तो बजाय इसके कि हम पिछली चीज़ें करें और फिर उसमें एक तलखियाँ पैदा हों। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब मामला था तो उस वक़्त भी एक स्टेज के बाद नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप इस स्टेज से आगे ना जाइए। नवाज शरीफ साहब बाज़िद थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को फिर पैनामा फेस करना पड़ा, ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि चले उन्होंने आज से ही मान लीजिए कि आज से तय कर लिया कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे, तो पॉलिटिशियन को चाहिए कि भाई वो कह रहे हैं नहीं करेंगे, तो आप क्यों बार बार उनको दावत दे रहे हैं? आप अपना काम करें। आप जो गलत हो गया, जिससे इतना नुकसान मुल्क को उठाना पड़ा, उसकी देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कसूर की सजा जो है बड़ी ज़रूरी है। अगर इमरान खान साहब को 2018 में हुकूमत ना मिलती तो ये इस मुल्क को ना चलने देते। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मैं इसको ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को हुकूमत मिली, उनका एक सियासी तौर पे कद काट था, एक चीज़ें थी, वो कद काट जो है वो 3.5 पौने 4 साल की पॉलिसीज़ में पाश हो गया कि इनके पास था ही कुछ नहीं। ये तो दुआ दें और ये शुक्र करते हैं, यकीन करें इमरान खान साहब शुक्र करते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आज इनके गले पड़ी हुई हैं, PDM की, ये इन्हीं के गले थी। ये पेट्रोल भी इतना महंगा था, ये डॉलर भी इतना था, इनसे मामला मैनेज नहीं होना था। ये तो इसलिए खुश होते हैं कि चलो शुक्र है कि PDM वालों ने अपना सर दिया, मेरी जान छूट गई और मैं अब दोबारा जो पॉपुलर हो गया हूँ। और वो खुद कहते हैं मैं पहले से ज़्यादा पॉपुलर हूँ और मैं दोबारा अच्छी हुकूमत और सादा अक्सरियत। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो इन्होंने लॉन्ग मार्च अपना GT रोड में 15 दिन घुमाया है ना, वो उसके पीछे लोग समझते हैं कि डील है ये। वो जिस एरिया में वो लॉन्ग मार्च घुमा है उस एरिया में सारी सीटें इन्होंने लूज़ की थी, सारी सीटें इन्होंने लूज़ की थी और नून लीग ने जीती थी। वो बेसिकली उस एरिया की सीटें जो है वो लेने के लिए पॉपुलरिटी गेन कर रहे थे, वो बेसिकली इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अपनी। अब आज जो कामरान भाई ने कहा बलदियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी किया है, आज बलदियाती इलेक्शन 31 को होने दें। अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई तो इतना बड़ा बूस्टर लगेगा अगले इलेक्शन में कि PDM उड़ के रह जाएगी। इसी हवाले से मैं आखिरी, क्योंकि प्रोग्राम वक्त जो है अब खत्म हो जाता है, कमरान भाई, काशिफ भाई, दोनों से यही सवाल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई उनकी हतमी जो तर्जुमान है तस्दीक नहीं हो सकी। किस तारीख को आ रहे हैं? कोई कह रहे 21 को आ रहे हैं, कोई कह रहे 23 को आ रहे हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं और उस सियासी जो उनका जो पॉलिटिकल कैंपेन है और जो इलेक्शन कैंपेन है उसका वो हिस्सा बन जाते हैं, तो इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के लिए? बिल्कुल जी, इसमें उन्होंने वापस तो आना है, इसमें कोई शक नहीं है, और वापसी में कोई बहुत बड़ी रुकावटें भी नहीं है, बहुत बड़ी रुकावटें भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो जिन कानूनी रुकावटों की वजह से और कानूनी बंदिशों की वजह से वो मुल्क छोड़ कर गए थे, वो अब आप देखें तो वो आलमोस्ट, उसको सिर्फ ये है कि वो चंद पेशियों की मार है। जो एवान फील्ड केस में जो फैसला आ चुका है, जिसमें मरियम नवाज़ जो है वो एक्विट हो चुकी है, उसके बाद तो ये बड़ा केस जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसलिए कोई बज़ाहिर कानूनी रुकावट नहीं है। नैब अमेंडमेंट आ चुकी है और जो उनके खिलाफ केसेस थे वो भी कम अज़ कम उसमें वो कोई उनको ऐसा ख़तरा कोई नहीं है, तो वापसी में कोई रुकावट नहीं है। एक रुकावट ये है कि इस वक्त उन्होंने भी, जो नून लीग के सोर्सेज हैं, उन्होंने भी ये बात कन्फर्म की है कि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि जी पहले जो मेरी हुकूमत बनी हुई है मेरे भाई की, नून लीग की, ये अवाम को रिलीफ दे,
ताकि जो हमें इस वक्त पॉपुलैरिटी का जो वो हमें लॉस हो रहा है, कम से कम उस लॉस को हम रिकवर कर सकें। क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, 6 महीने साल पहले आखिरी साल जो होता है ना जी, वो कहा जाता है कि जी वो अवामी खिदमत का साल होता है, जिसमें आप इंसेंटिव भी देते हैं, सहूलतें भी देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तरक्याती स्कीमें होती हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो नवाज़ शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि जी पहले इस किस्म की अनाउंसमेंट हो तो ये काम चले। अब आगे हो ये रहा है कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल की कीमत कम करो, IMF कह रही है कि जी पेट्रोल की बिजली की कीमत भी बढ़ाओ, इसके ऊपर लेवी भी बढ़ाओ और ये भी करो। तो ये फंसे हुए हैं, सिर्फ एक ये वाहिद रुकावट है, वरना नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो इसमें कोई बात नहीं कि इसमें कोई शक नहीं कि जी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा उनको। देखिए, जो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के पंजाब लगा लें या सिंध लगा लें, जितने भी प्रोविंस हैं, वोट बैंक है नवाज शरीफ का, नून लीग का, वोट बैंक है इमरान खान का PTI से, वोट बैंक है भुट्टो फैमिलीज़ का पीपल्स पार्टी से। सो इसमें कोई शक नहीं है, जब मेन स्ट्रीम का लीडर मैदान में होता है तो उसमें फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने की जो डेट्स हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब आज जनवरी में हैं या आए फरवरी में, मेरी ज़ाती राय ये है कि नवाज शरीफ साहब को फ्रीली पॉलिटिक्स में मूव करने के लिए कम से कम 1 महीना या 20 दिन चाहिए होंगे। जब वो आएंगे, अपने लीगल सारे सिस्टम से निकलेंगे, 15-20 दिन, महीना तो लग ही जाएगा, उसके बाद ही फ्रीली वो मूव कर सकते हैं। सो वो इस तरीके से आएंगे कि मुझे 1 महीना अगर उसमें लग भी जाता है तो उस तक हमारी हुकूमत सस्टेन करे और फिर उसके बाद अगला जो सेटअप है वो आए, उसके बाद ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने एंड ऑफ द डे आप अक्टूबर में जाएं, आप मार्च में जाएं, आप अगले साल अक्टूबर में जाएं या उससे अगले साल अक्टूबर में जाएं, जाना तो आपने आवाम के पास है। तो आवाम ने ये देखना है कि आपने रिलीफ की हद तक पास ऑन किया है और उसकी बुनियाद पे आवाम ने अपने वोट का फैसला करना है। वो इमरान खान के हक में करें, जरदारी साहब के हक में करें, मौजूदा हुकूमत को तैयारी करनी होगी, तभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। कामरान खान साहब, ब्यूरो चीफ हैं सुनो टीवी के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी। काशिफ रफीक साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ 1 के, आपने वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू नाज़रीन, हमने कोशिश की कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस वाले से बातचीत कर सकें और जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपके सामने रख सकें। इंशाल्लाह मज़ीद भी आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोग बातचीत करते रहेंगे और यही जो हमारा फोरम है रिपोर्टर्स कॉर्नर का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से, यहीं से ये सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।